कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, आपके पुस्तक के दूसरे खंड के पहले अध्याय को लेकर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। इस जनसंख्या के संदर्भ में इन चार बातों में से पहले लेक्चर में हम लोग वितरण और घनत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करेंगे। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिख रखे हैं और जैसा कि आप जानते हैं श्यामपट्ट के छोटा होने की वजह से अभी और बिंदु बाकी है जो मैं आपको आगे लिख करके फिर उस पर भी विचार विमर्श हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में जो बात कहने जा रहे हैं वो पहले है जनसंख्या वृद्धि। यानी जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या है। तो किसी निश्चित क्षेत्र में, वो एक देश भी हो सकता है, प्रदेश भी हो सकता है, महाद्वीप हो सकता है, छोटा सा गांव या नगर हो सकता है, यानी किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान, निश्चित अवधि मतलब 1 साल या 10 साल या इस तरह का एक निश्चित पीरियड, एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान वहां रहने वाले निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान जो वहां की जनसंख्या होती है, वहां के निवासी होते हैं, उनकी संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि, जैसा कि मैंने आपको खंड क के अध्याय में, जनसंख्या वाले अध्याय में बताया था कि जनसंख्या का घटना या बढ़ना दोनों जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसे हम धनात्मक वृद्धि कहते हैं, और अगर जनसंख्या किसी निश्चित पीरियड में घट रही है तो उसे हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। और इस वृद्धि दर को, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिशत से मापा जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक हैं, आप यहां देख रहे हैं। एक है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और दूसरा है अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि। इन दोनों के अंतर को हमें समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। ये क्या है? इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में बसे लोगों के अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को शामिल किया जाता है। अर्थात किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या की प्रतिशत दर को उसी अवधि में घटित मृत्यु दर को घटाने पर प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का पता चलता है। ठीक है, और दूसरी चीज है अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि। ये क्या है? ये प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि से अलग है। अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि क्या है? ये प्रवास पर निर्भर होती है। प्रवास यानी जनसंख्या के एक भाग से किसी अन्य क्षेत्र में गमन या फिर अन्य क्षेत्र से उस क्षेत्र में जनसंख्या का आगमन। ठीक है, ये सब जब एक निश्चित क्षेत्र और निश्चित अवधि में, यानी जनसंख्या का आना या जाना जनसंख्या पर जो फर्क डालता है, प्रभाव डालता है, इसी को हम अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अर्थात जनसंख्या में घटाव या वृद्धि, इसे हम अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आप जानते हैं कि लोग, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे प्रवास करते हैं, रोजगार के वजह से, या कोई शहर उन्हें अच्छा लगता है या उससे प्रभावित हैं, या कोई लालच है। तो इस तरीके से तमाम कारणों से, जिसको आप पहले खंड करके जनसंख्या वाले अध्याय में पढ़ भी चुके हैं, तो इस प्रवास से जो जनसंख्या का घटाव या बढ़ाव होता है उसको हम अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इस लेसन यानी पाठ में हम प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की बात करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इस तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। यानी इस जो अवस्था की बात हम करते हैं जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में, मैं आपको बताना चाहता हूं
भारत की जनसंख्या को 1901 से लेकर 2011 तक यानी 110 साल की जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ी या घटी है, इस प्रकृति को समझने के लिए हम इन 4 चरणों को बारी बारी से समझेंगे। यानी ऐसा भी समय आया है कि जनसंख्या स्थिर हो गई, कभी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, कभी धीरे धीरे बढ़ी और कभी घट गई, ऐसा भी समय आया। तो आइए इन चारों बिंदुओं के माध्यम से, इन चारों अवस्थाओं के माध्यम से, हम इसे चरण या दौर भी कह सकते हैं। 4 दौर ऐसे हुए हैं जब जनसंख्या में अलग अलग तरह की अभिवृद्धि देखने को मिली है या घटाव देखने को मिला है। तो इन तमाम जो चारों अवस्थाएं हैं, इनके माध्यम से हम इस तथ्य को समझेंगे। पहले हम देखेंगे पहली अवस्था। पहली अवस्था, इस अवस्था को हम रुद्ध या स्थिर जनसंख्या वृद्धि के रूप में लेते हैं। रुद्ध मतलब जो रुक जाना, या स्थिर जनसंख्या वृद्धि के रूप में लेते हैं। और इसके अंतर्गत हम 1901 से 1921 की अवधि को शामिल करते हैं। यानी 1901 से 1921 कुल 20 साल की अवधि को शामिल करते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि 1901 से 1911 तक यानी प्रथम दशक में, पहले दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत निम्न थी, यानी बहुत धीमी गति से जनसंख्या बढ़ रही थी। और 11 से 21 के दौरान तो ऐसा हुआ कि जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि में पहुंच गई, यानी जनसंख्या घट गई। अब आप यहां प्रश्न उठता है कि इसका कारण क्या था, कौन से कारक ऐसे थे जो उत्तरदायी थे इस स्थिर या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि के लिए। तो निश्चित रूप से अगर हम ये सोचें कि बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे थे या बच्चे कम पैदा हो रहे थे, ऐसा नहीं है बिल्कुल, बल्कि उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर इसके लिए विशेष रूप से उत्तरदायी थी। यानी बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं लोग मर रहे थे, यानी उनकी मृत्यु हो जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? यह भी तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय जो चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं थीं वो एकदम निम्नतर थी। साधारण बुखार से लोग मर जाया करते थे, और आज जिन तमाम रोगों पर हम बहुत आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे रोग जनसंख्या के एक बड़े भाग को अचानक मृत्यु के आगोश में पहुंचा देते थे। जैसे हैजा है, प्लेग है, इस तरह के तमाम रोग होते थे जिससे जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रायः कालकलवित हो जाता था। ठीक है, लोगों में अज्ञानता भी थी, धार्मिक और रूढ़िवादी विश्वास थे उनके अंदर, साथ ही साथ भोजन की कमी थी जिससे वो कुपोषण का भी शिकार होते थे। तो इन तमाम सम्मिलित कारणों से हम कह सकते हैं कि इस काल में, यानी 1901 से 1921 के इस 20 वर्ष के काल में, जिसे हम पहली अवस्था के रूप में जानते हैं, इस पहले दौर में जनसंख्या या तो स्थिर रही या ऋणात्मक वृद्धि में पहुंच गई, यानी घट गई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी अवस्था की। जो दूसरी अवस्था है, इसके अंतर्गत हम 1921 से 1951 की अवधि को शामिल करते हैं, यानी 30 वर्ष का समय। 1921 से 1951 की अवधि, इस अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि 47.3%, 47.3% वृद्धि थी। इस दूसरी अवस्था वाले पीरियड को, इस दूसरे दौर को हम निरंतर वृद्धि की अवस्था के नाम से जानते हैं। निरंतर वृद्धि यानी लगातार इन 30 सालों में जनसंख्या बढ़ती गई। यह वृद्धि जो थी, इस अवधि में होने वाले स्वच्छता एवं स्वास्थ्य में
जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं थी उनमें व्यापक सुधार के कारण संभव हुआ। यानी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, स्वच्छता पर ध्यान दिया गया, जिससे तमाम ऐसे रोग जनित कारणों से जो लोग मर जाते थे उनके मृत्यु दर पर थोड़ी कमी आई। इससे जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में शिक्षा का स्तर जो बढ़ा उसका भी योगदान था। परिवहन और संचार तंत्र में भी व्यापक सुधार हुआ। इन्हीं सुधारों के कारण मृत्यु दर घटी और जन्म दर तेजी से बढ़ी। ठीक है, तो 1920 के दशक में, एक बात यहां मैं और बता दूं आपको, 1920 के दशक में, दशक का मतलब आप जानते हैं 10 वर्ष, तो 1920 के दशक में महान आर्थिक मंदी ने पूरे विश्व को अपने चपेटे में ले लिया था। साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि भी थी और इनके बीच यह जो भारत में जनसंख्या की निरंतर वृद्धि हुई, यह वृद्धि प्रभावशाली अपने आप में मानी जाती है। ठीक है, चलिए हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं। तीसरा दौर जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में, इसे हम तीव्र वृद्धि की अवस्था कहते हैं। यानी इस अवधि में जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी और इसमें जो अवधि है वो है 1951 से 1981, यानी 30 साल की अवधि हम इसके अंतर्गत भी शामिल करते हैं। कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई इस 30 साल की अवधि में? 89.36%, 89.36% की वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि कही जाएगी जनसंख्या के संदर्भ में। यानी इस 30 साल के समय में जनसंख्या भारत की दोगुनी से थोड़ी कम तक पहुंच गई। ठीक है, इसे हम जनसंख्या विस्फोट के भी नाम से जानते हैं। और जब किसी जगह विस्फोट शब्द शामिल हो जाता है तो आप जानते हैं वो खतरे की घंटी के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह ऐसी अवस्था थी जिसमें हमारे देश की केंद्रीय सरकार के विकासात्मक कार्यों से लोगों की जीवन दशाएं सुधरी, शिक्षा स्वास्थ्य में विशेष रूप से विकास हुआ और देश की अर्थव्यवस्था में भी अच्छा सुधार देखने को मिला। इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत में आए। यद्यपि भारत से भी लोग वहां गए, लेकिन आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी और इन आने वालों में तिब्बत और नेपाल के भी लोग शामिल थे। तो इस प्रकार देश में जो एक विकास की प्रक्रिया शुरू हुई, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार की प्रक्रिया अच्छे स्तर पर पहुंची आजादी के बाद, और ये जो प्रवास हुआ दूसरे देशों से, इसने विशेष रूप में जनसंख्या में व्यापक वृद्धि कर दी थी। ठीक है, चलिए अब हम चौथे अवस्था की बात करते हैं। चौथा दौर जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में क्या था? इसे हम घटती जन्म दर की अवस्था के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इस चौथे दौर को हम घटती हुई जनसंख्या वाला दौर कह सकते हैं। घटती हुई का मतलब क्या हुआ? यानी पिछली जो 30 साल की शताब्दी का ये जो तीसरा चरण था, तीसरा दौर था, उसकी अपेक्षा जनसंख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। यानी उस 30 साल की अपेक्षा वृद्धि दर धीमी थी, इसलिए हम इसको घटती जन्म दर की अवस्था भी कह सकते हैं। 1981 के बाद जनसंख्या की वृद्धि दर में ये हमको व्यापक सुधार देखने को मिलता है। 1971 से 81 के बीच, यानी एक दशक में 71 से 81 के बीच 2.22% की वृद्धि हुई। 1991 से 2001 में ये घटकर और वृद्धि दर घट गई, 1.93 हो गई, और सन 2001 से 2011 में ये घटकर और भी कम हुई और 1.64 वार्षिक वृद्धि रह गई।
यानी लगातार जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो कमजोर पड़ती गई और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। यह कैसे संभव हुआ? कौन से कारण थे कि यह प्रकृति जनसंख्या की वृद्धि के संदर्भ में दिखाई पड़ी? तो निश्चित रूप से लोगों की सोच बदली, लोग जागरूक हुए, जनसंख्या को एक खतरे के रूप में उन्होंने देखना शुरू किया और विवाह की जो औसत आयु थी उसमें वृद्धि हो गई। पीछे के जो 3 काल आपने पढ़े, 3 अवस्थाएं पढ़ी, इसमें रूढ़िवादिता के कारण लोग बचपन में ही बच्चों का विवाह कर देते थे, इससे बच्चे भी ज्यादा पैदा होते थे। लेकिन अब लोगों ने सोच समझकर परिवार नियोजन अपनाना शुरू किया। साथ ही साथ जो विवाह का समय था, विवाह की आयु थी, वो पहले की अपेक्षा अब ज्यादा आयु होने पर विवाह होने लगे। इसका अर्थ ये हुआ कि विवाह की औसत आयु में वृद्धि हो गई। इससे जीवन की गुणवत्ता बढ़ी, साथ ही साथ सरकारी प्रयासों से स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ, शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ और इससे लोग जागरूक हुए, शिक्षित हुए, रूढ़िवादिता टूटी, धार्मिक अंधविश्वास कम हुए और इस सब कारणों से जनसंख्या की जो व्यापक और तीव्र वृद्धि थी उस पर अंकुश लग गया। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी उच्च मानी जाएगी, यानी इस निम्न वृद्धि दर जो घट तो रही है लेकिन फिर भी विश्व विकास रिपोर्ट इसको अभी भी उच्च मानता है और इसके आधार पर उसने एक आकलन प्रस्तुत किया है कि सन 2025 तक भारत की जनसंख्या, भारत की पॉपुलेशन 1 अरब 35 करोड़ हो जाएगी और हमें लगता है कि शायद इस अनुमान से भी ज्यादा हो जाएगी। बहरहाल ये मुख्य बिंदु थे जिस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। अब इस जनसंख्या वृद्धि के ही संदर्भ में कुछ बिंदु और हैं, इन्हें मैं नोट करता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे उन बिंदुओं को भी समझाता हूं। तो बच्चों, ये है कुछ अगले बिंदु जिस पर हम लोग फिर से विचार विमर्श करेंगे और इनको भी समझेंगे जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में। वो है अतिशय जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रीय विभिन्नता, जनसंख्या वृद्धि एवं किशोर। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता, तो बच्चा जनसंख्या वृद्धि तब तक और उस सीमा तक ही उचित है जब तक और जहां तक वह देश के विकास के लिए सकारात्मक भूमिका निभाए और जब यह संसाधन के रूप में अपना योगदान दे, जब तक तब तक तो इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, यानी यह देश के लिए, डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल है। लेकिन जब यह वृद्धि इतनी अधिक बढ़ जाए कि यह देश के संसाधनों पर भारी पड़ने लगे तो निश्चित रूप से हमको सचेत होना पड़ेगा और आज भारत के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए सचेत होना पड़ेगा कि वो जनसंख्या के वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए सार्थक योगदान दे। जनसंख्या दर की संतुलित वृद्धि को बरकरार रखने के प्रयत्नों का सभी नागरिकों के लिए को प्रयास करना चाहिए। कुछ जरूरी कदम ये हो सकते हैं कि जागरूकता आम लोगों में फैलाया जाए, विशेष रूप से जो लोग अभी भी शिक्षा से दूर हैं, जो अभी भी ऐसे मानसिकता में जी रहे हैं कि बच्चे पैदा करना धार्मिक रूप से उचित है, ऐसे लोगों में कुछ ऐसी जागरूकता फैलाई जाए कि वो इस विचार से बाहर निकलें
सही उम्र में शादी के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राजी किया जाए, परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक आदि का प्रयोग करने के लिए सबको प्रेरित किया जाए, साथ ही साथ रूढ़ियों, दहेज प्रथा आदि का अंत किया जाए, स्त्रियों के प्रति एक ऐसी सम्मानजनक और उदार नीति अपनाई जाए ताकि उन्हें शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर इन रूढ़ियों से लड़ने के योग्य बनाया जाए, ताकि वो कम उम्र में विवाह का विरोध कर सकें, दहेज प्रथा का विरोध कर सकें, और बहुत ज्यादा बच्चे अगर परिवार दबाव डालता है कि वो पैदा करें तो उसका भी वो विरोध कर सकें। इस लायक बनाना, इतना सक्षम बनाना, ये सारी चीजें इस नीति के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता का क्या अर्थ है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का विश्लेषण जो किया जाता है वो औसत वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है, लेकिन यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में असमान है। यानी जो वृद्धि दर हम एक औसत वृद्धि दर बता देते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर अलग अलग दिखाई पड़ती है। 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या वृद्धि को मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में बांट करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला है निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र और दूसरी है उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र, जो मैंने यहां आपको लिख करके बताया है। तो पहले हम बात करेंगे निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्रों के बारे में। हम राज्यों के संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा तथा पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर काफी नियंत्रण में, यानी कि ये निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रांत थे। इन क्षेत्रों में 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 20% से भी कम थी, और केरल में यह मात्र 9.4% थी, जो संपूर्ण भारत में निम्नतम वृद्धि के रूप में दर्ज की गई। यहां आपको मैं बता दूं, केरल सबसे साक्षर राज्य है देश का। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि जनसंख्या के वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लोगों का साक्षर होना कितना आवश्यक है। बाकी राज्य जहां 20% से कम वृद्धि दर आंकी गई, वो राज्य भी शैक्षणिक रूप से महत्वपूर्ण है, उच्च शिक्षा वाले राज्य के रूप में इनको मान्यता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उच्च जनवृद्धि वाले क्षेत्र। इसमें हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड आदि राज्य आते हैं। इससे हम ये देखते हैं कि इसमें उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और उत्तरी मध्य भागों में ये राज्य जहां स्थित हैं, वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा तेज रही। औसत वृद्धि दर यहां 20 से 25% आंकी गई। ठीक है, अपेक्षाकृत ये राज्य साक्षरता का औसत में इस निम्न जनवृद्धि वाले क्षेत्र में स्थित राज्यों से नीचे है। ठीक है, चलिए अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, जनसंख्या वृद्धि एवं किशोर। इस बिंदु को हमने क्यों रखा, क्यों लिया गया? क्योंकि एक रोचक तथ्य है इस संदर्भ में किशोरों को लेकर। 2001 में भारत की कुल जनसंख्या में किशोरों यानी 10 से लेकर 19 वर्ष तक की आयु वालों का अंश 22% था। यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें 53% किशोर थे और 47% किशोरियां थीं। 2003 में
भारत सरकार द्वारा किशोरों और युवाओं के विकास के लिए एक युवा नीति बनाई गई। भारत सरकार द्वारा 2003 में युवाओं के विशेषकर और किशोरों के विकास के लिए एक युवा नीति बनाई गई, क्योंकि यह किशोर या युवा वह वर्ग था जो देश के विकास में आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना कर सकता था। तो युवा नीति का जो निर्माण किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यह वर्ग देश के रचनात्मक विकास में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सके, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बने। इस नीति का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी था कि निर्णय लेने में युवाओं की प्रभावी सहभागिता हो, युवा एक सुयोग्य नेतृत्व प्रदान करने वाले गुणों से पोषित हो, लड़कियों तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी इस स्थिति के तहत विशेष बल दिया गया। लैंगिक समानता की अवधारणा विकसित की गई इस युवा नीति में, तथा युवाओं में स्वास्थ्य, रचनात्मकता, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए परिवर्तनों के प्रति भी उनकी जागरूकता को इस युवा नीति के तहत बढ़ाने का कार्य किया गया। और उसका सुफल भी हमारे सामने है कि इस युवा नीति से हमारे देश के युवा और किशोर कई क्षेत्रों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, आगे आ रहे हैं और देश को सशक्त कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, उसका पठन पाठन किया। निश्चित रूप से यह आपको लाभ देगा। और अब इस पाठ का एक अंतिम चरण जो संगठन के रूप में है, जनसंख्या का संगठन भारत में कैसा है, इसको हम अगले लेक्चर में लेकर इस पाठ का समापन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।